राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली क्लास में व्हाट वी डिड, लेट्स जस्ट रिवाइज दैट अ बिट। हमने जो मेन चीज़ की थी वो ये थी कि जो नेफ्रॉन्स थे, वो नेफ्रॉन्स के हमने दो स्ट्रक्चर्स को देखा था, एज इन दो नेफ्रॉन्स के सेगमेंट्स को देखा था। फर्स्टली हमें ये पता चला कि जो नेफ्रॉन्स है, दिस इज द फंक्शनल यूनिट और द फंक्शनल पार्ट किडनी का। इसके दो सेगमेंट्स थे, एक था ट्यूब्यूलर सेगमेंट्स और एक था वैस्कुलर सेगमेंट। When we talk about tubular segments, tubular rhymes with the word tube. इसको याद रखना इस तरीके से आसान है कि whenever we explain a nephron का structure, we say उसके दो segments हैं, tubular segments, जिसमें सबसे पहले तो Bowman's capsule, the proximal convoluted tubule जिसका acceptable acronym PCT है, then comes the DCT, the distal convoluted tubule, collecting duct, the loop of Henle. These are all of the tubular segments. जब हम वैस्कुलर सेगमेंट्स की बात करते हैं तो वो ब्लड वेसल्स एसेंशियली होते हैं जो कि नेफ्रॉन के बिल्कुल करीब आते हैं, नेफ्रॉन की क्लोज प्रोक्सिमिटी में आते हैं, which allow for urine formation and osmoregulation and all of that stuff. वैस्कुलर सेगमेंट्स में हमने शुरू किया था डिसेंडिंग एओर्टा से टू द रीनल आर्टरी, स्मॉलर आर्टरीज, एफरेंट आर्टेरियल विद एन ए डबल एफ, वो ग्लोमेरुलस में जाता है, एफरेंट आर्टेरियल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क joining up to venules, smaller veins, and then the renal vein, and then the biggest vein of the body, the inferior vena cava, which then goes to the right ventricle और वहां से राइट एट्रियम और पूरा प्रोसेस पे वहां पे से शुरू होता है। हमने फिर एफरेंट और एफरेंट को भी कंपेयर किया था, वेर इन एफरेंट आर दोनों आर्टेरियल्स हैं। एक आर्टेरियल वो है जो ग्लोमेरुलस से पहले है, विच इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनसाइड ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। एफरेंट आर्टेरियल दूसरा आर्टेरियल है जो कि ग्लोमेरुलस के बाद होता है। सो बिकॉज इट्स आफ्टर द ग्लोमेरुलस, it takes the blood away from the glomerulus. Because afferent is before the glomerulus, it supplies the blood to the glomerulus. एंड ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज में, द स्ट्रक्चरल पार्ट, फिर उसका फंक्शनल पार्ट, वो सारी चीजें आ जाती थी। वी स्टॉप्ड एट द फैक्ट कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तीन स्टेजेस: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन। अब अगर मैं बोलना चाहूँ कि यूरिन फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है, नाउ इट माइट साउंड वियर्ड, लेकिन यूरिन कौन से प्रोसेसेस से फॉर्म होती है, कौन से प्रोसेसेस से नहीं होती है, मतलब जो नेट आंसर आता है वो क्या है। सो इफ आई वर टू से व्हाट इज द नेट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो मैं इसको मतलब जो ओवरऑल प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्रैकेट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ब्रैकेट क्लोज्ड, उसको ऐड करना विथ सिक्रीशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे लिखा क्या है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला, ऑब्वियसली बॉड मास के रूल्स ये कहते हैं कि हमें ब्रैकेट को पहले ट्रीट करना होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, जो सब्सटेंसेस जो सब्सटेंसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन प्रोसेसेस को सिक्रीट करना का मतलब होता है यूरिन फॉर्म होना और यूरिन की सिक्रीशन होना। आई रिपीट दैट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जो चीजें अल्ट्रा फिल्टर्ड हुई है ना, हम ये देखेंगे आज आज की क्लास में कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कब होती है, कैसे होती है। बट ये वाला प्रोसेस में जो सब्सटेंसेस फिल्टर होते हैं, द वर्ड फिल्ट्रेशन, एंड जो सब्सटेंसेस वापस से रीअब्सॉर्ब नहीं होते हैं, ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं दे मूव अलोंग द नेफ्रॉन और फिर ये सिक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो ये वाला ब्रैकेट प्लस सिक्रीशन विल बी इक्वल टू यूरिन फॉर्मेशन। अब लेट्स स्टार्ट विथ इन डेप्थ डिटेल के यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले we'll start with the process of ultrafiltration। अब ये जहां पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था,
this. Let me just copy this. Copy यहाँ से होता है, I think. Okay, 1 second. Right, copied, and then यहाँ पे paste हो गया. Now, this is very important. ये जो Bowman's capsule है, the first tubular segment of the nephron, जो Bowman's capsule है, इसके अंदर you see this U-shaped, the Bowman's capsule is a U-shaped tubule, Yeah. right? ये जो U shaped है, this gap is for a reason. This is because यहाँ पे glomerulus आता है. Glomerulus is again the network of capillaries after the afferent arteriole and before the afferent arteriole. So simply यहाँ पर afferent arteriole जा रहा होता है, फिर यहाँ पे glomerulus बन जाता है, which is simply a mesh or you could say network of capillaries, और यहाँ से बाहर निकल जाता है afferent arteriole. तो ये गैप इन द बोमेन्स कैप्सूल इज फॉर अ रीजन, क्योंकि यहाँ पे ग्लोमेरुलस आता है. नाउ द बोमेन्स कैप्सूल इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. बोमेन्स कैप्सूल वो जगह है जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. सो मैं नंबर 1 से मैंने बोमेन कैप्सूल को डिनोट किया था. सो नंबर 1 ये वो सेगमेंट है जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. अब ब्रीफली ये भी देख लेते हैं कि अभी हम सिर्फ लोकेशंस को पिन पॉइंट कर रहे हैं. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज इन ट्यूब्यूलर सेगमेंट नंबर 1. अब व्हाट इज द मेन साइट ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. नाउ अब मैंने यहाँ पे नंबर 1 को लिखते हुए मेन साइट नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन साइट. आई डिड नॉट यूज द वर्ड मेन बिकॉज 100% of ultrafiltration happens in the Bowman's capsule. This is not the case in selective reabsorption. Selective reabsorption सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं होती, थ्रू आउट द नेफ्रॉन होती है. अब इस नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे 100% अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है. नाउ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, यहाँ पे कोई ऐसा सेगमेंट होगा जहाँ पे मेन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, और कोई ऐसे सेगमेंट्स भी होंगे जहाँ पे कुछ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, मच मच लेसर कंपेयर टू द मेन साइट. सेगमेंट नंबर 2 ये है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये है मेन साइट ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. अगेन वी लुक एट दिस प्रोसेसेस लेटर, लेकिन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की अगर कोई लोकेशन पूछे एज इन फिल इन द ब्लैंक्स P4 में, दिस इज पीसीटी, मेन जगह है वो. लेकिन क्या इसका मतलब ये कि पीसीटी से निकलने के बाद जो सब्सटेंस नेफ्रॉन में मूव कर रहा होता है वो बाकी कहीं भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है? ऐसा नहीं है. साइट नंबर 3, या यू हैड अ क्वेश्चन. No, I thought you were asking if like it's like कि अगर कहीं और absorption होती है कहीं होती राइट, सो जस्ट टेक अ गेस और इफ यू नो द आंसर, और कहीं पे अब्जॉर्प्शन होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस? है. Yeah, it happens. I think again in the loop of Henle, I think, ओके, एंड एनीवेयर एल्स? and the distal convoluted tubule एंड एनीवेयर एल्स? collecting duct as well. Collecting duct as well. This is the case. PCT is the main site जहाँ पे selective reabsorption का process होता है. अब ये segment number 3, segment number 4 and segment number 5. Segment number 3 is loop of Henle. Segment number 4 is distal convoluted tubule. Segment number 5 is collecting duct. 3, 4 or 5 are also the site of selective रीअब्जॉर्प्शन. लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे देखने की, नंबर 2 वो जगह है जहाँ पे मेन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है. 3, 4, 5 तो वो जगह है जहाँ पे कुछ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है. अब ये कुछ क्या है, मतलब वो कौन सी चीजें जो 3, 4 और 5 में होती है लेकिन 2 में नहीं होती. दीज इन सब्सटेंसेस का नाम याद रखना बहुत जरूरी है. सो दीज सब्सटेंसेस आर वाटर, सम वाटर एंड आयॉन्स. अब मैंने यहाँ पे वाटर के आगे सम क्यों लिखा है? वो इसीलिए बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ वाटर इज सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन सेगमेंट नंबर 2.
कुछ पानी होता है जो कि 3, 4 और 5 में भी अब्जॉर्ब होता है। आयॉन्स ऑन दी अदर हैंड सिर्फ और सिर्फ 3, 4 और 5 में अब्जॉर्ब होते हैं, वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अब्जॉर्ब नहीं होते। सो जस्ट टू रिपीट, बोमेन्स कैप्सूल, ये इसमें जो गैप है ये वो जगह है जहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है। अगेन विल सी कि ग्लोमेरुलस कैसे रिलेटेड है अल्ट्राफिल्ट्रेशन से, लेकिन ये जो नंबर 1 है बोमेन्स कैप्सूल, ये वो जगह है जहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है। PCT number 2 is the main site selective reabsorption की. 3, 4, 5 is the site of selective reabsorption of water and ions, but again it is much lesser. अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम पोस्ट करता हूँ. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दिस. यस आई कैन. अब बिफोर वी मूव ऑन टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, हम समझते हैं कि फिल्ट्रेशन बैरियर काम किस तरीके से करता है। मतलब हमें अब ये तो पता है कि बोमेन्स कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, एंड इज द ग्लोमेरुलस रिलेटेड टू इट और नॉट, इफ इट इज देन हाउ, वो सब देखते हैं। सबसे पहले तो इवन बिफोर दिस डायग्राम, मैं यहाँ पे एक और डायग्राम पेश करता हूँ, ये वाली। लुक एट दिस डायग्राम फॉर अ मिनट। इस डायग्राम में you see an efferent arteriole, you see an efferent arteriole, you see a Bowman's capsule, ये जो U shaped का कैप्सूल है। ऑब्वियसली Bowman's कैप्सूल के बाद नंबर 2 वाला सेगमेंट आता है विच इज द PCT। सेम केस है, Bowman's कैप्सूल के अंदर वाले गैप में आता है ग्लोमेरुलस। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। सो अभी तक हमने कौन से वर्ड्स देख लिए? एफरेंट, एफरेंट Bowman's कैप्सूल, PCT, ग्लोमेरुलस। अब एक यहाँ पे नया वर्ड यूज हुआ है, ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट, और इन अदर वर्ड्स ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट। इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट। ये है क्या? अब लेट मी एक्सप्लेन दिस इस तरीके से। केमिस्ट्री IGCSE में डिड यू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिल्ट्रेशन? Yeah, I did. So let's say if you have a mixture of sand and water, और उसको फिल्टर पेपर और वो फिल्टर फनल उसके थ्रू हम पास करते हैं, तो ये जो फिल्टर फनल है इसमें क्या रह जाता है यहाँ पे? The filtrate. Oh wait. राइट, तो Basically the big molecules वगैरह, the things that cannot pass through the filter. So the अगर एक या yeah. So basically, what passes through, I think that's called the filtrate, right? ओके, तो अगर एक सैंड, लेट्स से सैंड और वाटर का मिक्सचर है, सैंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसको अगर पास करें इसमें से, तो कौन सी चीज रह जाती है और कौन सी चीज पास करती है? Sand gets left and water passes through. करेक्ट, सैंड गेट्स लेफ्ट एंड वाटर passes थ्रू। नाउ जो भी चीज फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है, जो भी चीज फिल्टर फनल के थ्रू पास नहीं करती है, इन दिस केस सैंड, उसको कहते हैं रेजिड्यू। द थिंग दैट passes थ्रू द फिल्टर पेपर एंड द फिल्टर फनल, और वो कलेक्ट होता है बीकर में, उससे कहते हैं फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे किस किस्म का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था? द मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉलर इन साइज आर एबल टू पास थ्रू द फिल्टर फनल, द मॉलिक्यूल्स विच आर बिगर देन द साइज ऑफ द फिल्टर फनल सच एज सैंड के मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर ही रह जाते हैं, वो रेजिड्यू बन जाते हैं। ये है बेसिक बेसिक कंसेप्ट फिल्ट्रेशन का। किसका? फिल्ट्रेशन, दिस इज द वर्ड है। बट हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? वी आर लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फिल्ट्रेशन, बिकॉज थिंक ऑफ दिस, ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, थिंक ऑफ दिस एज फिल्ट्रेशन बट मोर अग्रेसिव। दिस कुड बी अ वियर्ड वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस, लेकिन इट्स अ गुड वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे अल्ट्रा का वर्ड यूज हुआ है, दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का ही कंसेप्ट यूज हो रहा है, वही प्रोसेस है, लेकिन बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। जो मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स, नाउ जो मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स ये ब्लड के अंदर थे, विच वर इन द ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क,
विच इज द ग्लोमेरुलस। इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे, मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। सो ऑब्वियसली ये जो सेगमेंट नंबर 1 है, ये नेफ्रॉन का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये नेफ्रॉन के अंदर किसी तरह चले जाएं, ताकि हमारा प्रोसेस तो शुरू हो एंड थिंग्स स्टार्ट टू फ्लो इन द नेफ्रॉन until they reach the collecting duct जहां पे वो यूरिन बन जाता है। So what do we want? We want substances to move from the blood vessel into the nephron. ये होता है through the process of ultrafiltration. So think of this layer, and there would be two more layers as the filter paper. The thing coming inside of the nephron, coming inside of the Bowman's capsule, this is the filtrate. तभी यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट। वाई ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट? क्योंकि सब्सटेंसेस पहले कहाँ थे? ग्लोमेरुलस में थे। उसमें से फिल्टर होके अब बोमेन्स कैप्सूल में आ चुके हैं। अब नॉर्मल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम क्या यूज कर रहे थे? एक फिल्टर पेपर था, एक फिल्टर फनल था, बस दो ही चीजें थी। मेजॉरिटी फिल्टर पेपर ही हमारा काम कर रहा था। फिल्टर पेपर was our filtration barrier. Now this is a very very important word. Filtration barrier. Let's read this word. Filtration barrier. ये वो बैरियर है जो कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हमें करने देता है। फिल्टर पेपर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास करने देते हैं, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं करने देते। सो इट्स व्हाट इज इट एसेंशियली डूइंग? इट्स सेपरेटिंग टू डिफरेंट साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईच अदर। इट्स अ बैरियर फॉर सम बट अलाउइंग अदर्स टू पास थ्रू। यहाँ पे फिल्ट्रेशन बैरियर क्या है इसको देखते हैं। सो दिस इज द फिल्ट्रेशन बैरियर। यहाँ पे दिस इज जस्ट अ स्निपेट ऑफ माय टीचर्स नोट्स व्हिच आई यूज्ड। तो ये यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड पोडोसाइट्स। अब ये पोडोसाइट जो है एक सेल, अच्छा वेट, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस इमेज फॉर अ सेकंड, मैं पहले लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। लेट मी जस्ट राइट द नेम्स, तो फिर वो समझना आसान हो जाएगा। फिल्ट्रेशन बैरियर ए, बी एंड सी। जो पूरा का पूरा हमारा फिल्ट्रेशन बैरियर है, जो हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करता है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए, बी एंड सी। एंड दीज आर इन ऑर्डर। ए आता है, फिर बी आता है, उसके बाद सी आता है। व्हाट इज ए? ए इज द इंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस। नाउ इन एएस डिड यू लर्न अबाउट द फैक्ट कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी एक डिफ्यूज या लूज किस्म की इंडोथेलियल लाइनिंग होती है? Yeah. यस। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेटवर्क इज सिंपली सेइंग बहुत सारी कैपिलरीज जॉइन टुगेदर। आज टेक्निकली वो है तो कैपिलरीज ही ना। इन कैपिलरीज की जो लाइनिंग है, इनका जो मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग। सो इफ वी हैव अ सेल, इसके कवरिंग को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कैपिलरी की जो कवरिंग है, कैपिलरी का जो मेम्ब्रेन है, उसका नाम है एंडोथेलियल लाइनिंग। तो जब सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर होते हैं एंड ब्लड इज ऑब्वियसली फ्लोइंग इनसाइड द ग्लोमेरुलस, इस सब्सटेंस को सबसे पहले बैरियर कौन सा है जिसके थ्रू पास करना होता है? द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस। एक बार वो एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस से पास कर जाता है, then it has to pass through something called the basement membrane. And I'll show the picture of the basement membrane and all of that stuff. उसके बाद, after it passes through the basement membrane, it has to pass through something which is called the epithelium of the Bowman's capsule. ओके, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिस्ट कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। नंबर ए क्या था? Endothelium of the glomerulus. Now let's go back to this picture again.
ये है वो जगह जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है। सो व्हाट कैन आई कॉल दिस एंटायर थिंग? A capillary. The capillary, correct. And a network of capillaries in this case is The glomerulus. the glomerulus. लेकिन obviously I can't name this right now glomerulus क्योंकि ये एक capillary है diagram में. So I will just name this as a capillary. ये capillary, just remember, is a part of the network which is called glomerulus, which is in this specific gap, Bowman's capsule के gap के अंदर. अब ये ब्लड इस कैपिलरी के अंदर फ्लो कर रहा है। अब हम क्या चाह रहे हैं? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। Substances in this capillary which is flowing in the blood needs to pass from this capillary into the Bowman's capsule. अब ये होगा कैसे? Bowman's capsule is somewhere here. So let me just draw a line here. इस तरीके से this is the Bowman's capsule, or in fact this is the Bowman's capsule. अब सब्सटेंस है ए, लेट्स सपोज दिस इज अ सब्सटेंस ए। ये सब्सटेंस है ब्लड में, इसको यहाँ पे आना है। यू सी दिस थिंग व्हिच आई हैव मार्क्ड हियर रेड में, ये लाइन, Yeah. ये वो जगह है which is the Bowman's capsule. So I'll just make it a bit more clear. This place, this entire thing, this is the Bowman's capsule. पहले वाले लेबल भी सही था, but that would just be a bit more confusing. तो ये है Bowman's capsule। अब मैं एक सब्सटेंस को यहाँ पे बनाता हूँ A, इसको यहां तक पास करना है। नाउ जस्ट सी कितने बैरियर्स आ रहे हैं इस सब्सटेंस ए को टू पास फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द कैप्सूल। सबसे पहला बैरियर इसके पास आता है ये, बैरियर नंबर 2 इज दिस ग्रीन लाइन राइट है, एंड बैरियर नंबर 3 इज दीज weirdly shaped cells right here. बैरियर नंबर 1 तो हमें पता ही है क्या है, दिस इज द endothelium lining of the glomerulus. Whenever we see a capillary, उसका हम मेम्ब्रेन को देखते हैं, सो वी ऑलवेज सी टू थिंग्स। फर्स्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी सी अ डिफ्यूज लाइनिंग। अब ये डिफ्यूज वो वाले डिफ्यूज नहीं है कि डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नो, दिस इज नॉट दैट डिफ्यूजन। डिफ्यूज लाइनिंग सिंपली मींस लूजली पैक्ड लाइनिंग। अब नॉर्मली जब हम सेल्स को देखते हैं तो यू नो कि सेल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे जो सेल्स हैं एक दूसरे के डिस्टेंस पे हैं, इट्स अ कंसिडरेबल डिस्टेंस अपार्ट। यू सी द गैप्स हियर, दिस गैप्स प्रूव्स कि the lining of the capillary is a diffuse lining. This is the key word used in the marking schemes, diffuse lining. Number 2, यहाँ पे the lining is made of endothelial cells. इसको कभी कभार epithelial cells भी बोलते हैं, but endothelial cells works too. तो endothelial cells make up the diffuse endothelium lining. ब्लड कैपिलरी में सब्सटेंस को इनके थ्रू पास करना पड़ेगा। तो इनके थ्रू पास कैसे करेगा? इट विल फर्स्ट पास थ्रू दीज गैप्स। ऑब्वियसली अगर कोई सब्सटेंस है वो इस सेल के थ्रू तो पास नहीं कर सकता, इट विल मेक एडवांटेज, और इट विल ये फायदा उठाएगा इस डिफ्यूज लाइनिंग का, और ये गैप्स के बीच में से जाएगा। दैट इज स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2, ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। सो नंबर बी, पोजीशन नंबर बी एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दीज आर अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स जो कि थोड़ी थोड़ी करके यू विल रिमेंबर दिस। सो endothelial lining, the substance in the capillary passes through the gaps in the endothelial lining. It then passes through the basement membrane. अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू भी पास कर गया। अब इसको ये weirdly shaped cells के थ्रू पास करना। इन सेल्स का नाम होता है पोडोसाइट्स, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ था। ओके, आई डिडंट राइट इट हियर, दैट्स वियर्ड। ओके, ये जो पोडोसाइट्स हैं, दीज शेप्ड सेल्स, दिस इज प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। अब यहाँ पे दो बहुत जरूरी चीजें, कैपिलरी के बारे में हमने एंडोथेलियम की बात की, ENDO। बोमेंस कैप्सूल में हमने एपिथेलियम की बात की, EPITH।
You if you confuse them, you lose the mark. And again, वो चाहते ही ये हैं कि you confuse them. So you need to make sure whenever you talk about a capillary, endothelium, whenever you talk about the membrane of the Bowman's capsule, that is the epithelium. एपिथेलियल लाइनिंग जो है बोमेंस कैप्सूल की, वो इन सेल से बनी होती है। इन सेल्स का नाम होता है पोडोसाइट्स। Substances pass through the gap, then through the basement membrane, and then through the podocytes. तो अभी तक जो हमने किया है मैं उसको सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देता हूँ, so that you know what all you have to remember. Blood has to pass through all three of the layers जो कि A, B और C था, before it gets filtered. When I say the blood has to pass through, I simply mean कि वो substances जिनको pass through करना है, जिनको filtration का हिस्सा बनना है. So these substances in the blood have to pass through all three layers before they get filtered into the Bowman's capsule of the nephron. Now, अब थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं अबाउट द एंडोथेलियम। अभी मैंने रैंडमली इंट्रोड्यूस करवा दिया कि कैपिलरी में एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, ऑब्वियसली यू लर्न दिस इन एएस। लेकिन ये जो सब्सटेंसेस हैं, हाउ डू दे एक्चुअली पास थ्रू द लाइनिंग? दे डोंट पास थ्रू द सेल्स। ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। ये सेल्स के थ्रू पास नहीं करते कि यहाँ से डिफ्यूज करा, यहाँ से डिफ्यूज आउट करा। नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। दे पास थ्रू द पोर्स इन द एंडोथेलियल लाइनिंग, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। इन पोर्स की जो साइज है, दैट इज अबाउट 10 नैनोमीटर्स। इट्स सो स्मॉल, जैसे एज अ कंपैरिजन राइबोसोम की जो साइज होती है वो 25 नैनोमीटर्स होती है। इनकी साइज उनसे भी छोटी है, 10 नैनोमीटर। सो इट्स दैट स्मॉल। 10 नैनोमीटर्स इन एंडोथेलियल लाइनिंग के बीच में पोर्स की है। आई यूज द वर्ड पोर्स है। सो लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन। The endothelium of the glomerulus has endothelial pores about 10 nanometers wide. Okay, now let's talk a bit about के basement membrane के क्या करता है. What is the function of the basement membrane and what is it actually made of? Point number one, basement membrane capillary की endothelial lining एंड ये जो बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियल लाइनिंग है, इसके बीच में होता है। इट्स द बेसमेंट फॉर द कैपिलरी। यू सी इट्स बिलो द कैपिलरी की लाइनिंग, इसलिए बेसमेंट का वर्ड यूज किया गया, और ये एक मेम्ब्रेन है, हेंस द वर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। एंडोथेलियल लाइनिंग नंबर वन, basement membrane number two, and the epithelial lining of the Bowman's capsule one, two and three, इसमें से कौन से सबसे ज्यादा जरूरी है इन द फिल्ट्रेशन बैरियर? वन, टू और थ्री, टेक अ गेस। I think one. तो इट इज एक्चुअली नंबर टू, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है फिल्ट्रेशन बैरियर में। अब ऐसा क्यों है? अब ऑब्वियसली नंबर टू इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन is the most important layer in the filtration barrier. अब सवाल ये है कि why is this the most important layer? Because ये
इतने करीब करीब सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, ये जो पोडोसाइट्स हैं विच मेक अप द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, इनके बीच में कोई गैप्स ही नहीं है इन ऑर्डर टू अलाउ द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू। तो शुडंट दे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, बट इट्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्यों? बिकॉज basement membrane has an extremely small pore size. यू सी इट्स, मैंने जानबूझ के यहाँ पे, सॉरी मेरे सर ने जानबूझ के यहाँ पे एक सॉलिड लाइन बनाई थी। व्हाई डिड ही ड्रॉ सॉलिड लाइन हियर? इन ऑर्डर टू शो कि जो पोर्स की साइज है वो बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल है, स्पेशली इफ यू कंपेयर इट टू द endothelial pores. It has a really really small size. So the basement membrane has an extremely small pore size. अब why is this pore size so important to us all of a sudden? वो इसीलिए क्योंकि सब्सटेंसेस पहले ग्लोमेरुलस में थे और इनको अब बोमेन्स कैप्सूल में आना है। सब्सटेंसेस ये प्रोसेस अल्ट्राफिल्ट्रेशन का तभी कर पाएंगे ना इफ दे आर एबल टू पास थ्रू ऑल ऑफ द थ्री लेयर्स। बट बिकॉज द बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज अ वेरी वेरी स्मॉल पोर साइज, बहुत कम सब्सटेंसेस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू निकल जाते हैं। मोस्ट सब्सटेंसेस एंडोथेलियल लाइनिंग के थ्रू निकल जाते हैं। क्यों? बिकॉज उसके गैप बहुत बड़ा है। इट इज अ वेरी वेरी बिग गैप। बट अब ये सारे सब्सटेंसेस इस स्टेज तक पहुंच गए, अब इनको पोडोसाइट्स तक जाना है। मेजॉरिटी सब्सटेंसेस once they have passed through stage A cannot pass through stage B. Why? Extremely small pore size. जो चीजें एंडोथेलियल लाइनिंग से निकली हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर सकती, वो वापस कैपिलरी में चली जाती हैं। सो थिंक ऑफ इट एज राउंड्स और गेम्स, और राउंड ऑफ गेम्स। पहले उनको ए से पास करना है, फिर बी से, फिर सी से, एंड ओनली देन विल दे बी एबल टू रीच द कैप्सूल। तो अगर ए से पास करके और बी से नहीं करे, दे गो बैक टू द फर्स्ट स्टेज व्हिच इज द कैप इनसाइड द कैपिलरी। सो एक्सट्रीमली स्मॉल पोर साइज, इससे होता ये है कि मेजॉरिटी सब्सटेंसेस पास आउट कर नहीं पाते, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पास कर पाते हैं। एंड नंबर टू, द मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब हाउ डज इट हेल्प अस इफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड? कुछ सब्सटेंसेस होते हैं सच एज आयॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो वो इस नेगेटिवली चार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन से अट्रैक्ट होते हैं और बहुत आसानी से इसकी स्मॉल पोर साइज में से पास कर जाते हैं। जो टाइम लगता है इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्रू द स्टेज बी बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो कम है। क्यों? ये नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज आयॉन्स सुकून से बहुत जल्दी से फिल्टर आउट हो जाते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज डिफरेंस। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब ये देखते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली मेड ऑफ? इट इज मेड इट्स मेड ऑफ connective tissue. Connective tissue simply means tissues connected together. So connective tissue containing collagen and other components. Did you hear about the word collagen in during AS? Yeah, during the I think the biological molecules द chapter. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो कोलेजन एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। ये एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसका एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, एंड इट्स नॉट अ स्फेरिकल शेप लाइक हेमोग्लोबिन। उसका एक स्ट्रेट शेप होता है। तो केराटिन, कोलेजन, ये ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्ट्रेट शेप होता है और ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। कोलेजन यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है मेक्स अप द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो एज अ समरी, अभी तक ऑल वी टॉक्ड अबाउट वाज ये फिल्ट्रेशन बैरियर काम किस तरीके से करता है। सब्सटेंसेस जो कैपिलरी में है उनको सबसे पहले इस डिफ्यूज एंडोथेलियल लाइनिंग में से क्रॉस करना हो, पास करना होगा। कैसे पास करेंगे? थ्रू द एंडोथेलियल पोर्स व्हिच आर अबाउट 10 नैनोमीटर्स वाइड। Once they pass through that, they have to pass through a layer of connective tissue containing collagen. This is the basement membrane.
This is the most important layer because of its extremely small pore size and negative charge. Once the substances pass through these, they then have to pass through the epithelial lining of the Bowman's capsule. Now let's talk about this Bowman's capsule की lining as well. ये जो epithelium है ना, the epithelium of the Bowman's capsule, ये बनती है सेल से. So just like the endothelium of the capillary is made of endothelial cells, the epithelium is made of foot. It's made of cells with foot-like processes. If we have time today, हम यहाँ पे देख लेंगे कि foot-like processes का मतलब क्या है. And this is how podocytes actually work. तो ये जो cells हैं which make up the epithelium of the Bowman capsule, इन्हें podocytes कहते हैं. तो spelling is very very important. इनका process is somewhat similar to a foot-like process. And we'll see कि ये foot-like processes काम किस तरीके से करते हैं. Okay. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के वक्त, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है और सब्सटेंसेस को ए बी और सी में से पास करने हैं, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो पास कर जाते हैं और कौन से सब्सटेंसेस हैं जो पास नहीं करते. सो लेट्स लुक एट दैट. Those substances which never pass the filtration barrier. अब मैं ये जहाँ पे ये जो लिख रहा हूँ ना कि never pass and always pass, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंसान का फिल्ट्रेशन बैरियर है. उनमें जो इंडोथेलियल लाइनिंग है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बिल्कुल नॉर्मल है, द पोडोसाइट्स भी बिल्कुल सही शेप के हैं, कोई उनको मेडिकल कंडीशन नहीं है विच रिलेट्स इन डिफरेंस ऑफ द फिल्ट्रेशन बैरियर, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ नॉर्मल हेल्दी फिल्ट्रेशन बैरियर. उसमें क्या होता है? सो दो सब्सटेंसेस जो कभी इस बैरियर को पास नहीं करते वो कौन से हैं? ऐसे सब नाउ कुड यू गेस एनी सब्सटेंसेस जो कभी भी बैरियर को पास नहीं कर पाएंगे? Red blood cells राइट. and glucose. हम्म. Uh, रेड ब्लड सेल्स एंड ग्लूकोज. oh wait, no, not glucose. Uh, Red blood cells and platelets, I think. नॉट रियली. प्लेटलेट्स थोड़ा बहुत कर जाते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है जो कभी भी पास नहीं करती, एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इट टू नॉट पास. प्लाज्मा प्रोटीन्स, डज दैट रिंग अ बेल? Oh yeah, plasma यस. proteins. तो सबसे पहले तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कभी पास नहीं कर पाते. बेसिक रीजन है वो इसलिए क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की साइज बहुत बड़ी होती है. अगर गलती से इंडोथेलियल लाइनिंग के थ्रू पास भी कर जाएं, दे विल नेवर बी एबल टू पास थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. So they go back to stage number one, which is inside the glomerulus and not inside the capsule. RBC कभी पास नहीं कर पाता completely. Large plasma proteins. Now, plasma proteins की sizes अलग अलग होती हैं. कुछ बहुत छोटे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो कि कर जाते हैं, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है लार्ज का. Large plasma proteins are never able to pass through the filtration barrier. अच्छा, अब ऐसे एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंसेस जो के पास कर जाते हैं, दे ऑलवेज पास. अगेन अज्यूमिंग कि एक हेल्दी फिल्ट्रेशन बैरियर है. ऑलवेज पास थ्रू द फिल्ट्रेशन बैरियर. These include ग्लूकोज, फिर अमीनो एसिड्स आ जाते हैं इसमें, वाटर आ जाता है, ions, the mineral ions, small plasma proteins. See, large plasma proteins कभी pass नहीं कर पाते. Small plasma proteins, they can always pass because they have a small size. Urea, excess of water,
अब आई एक्सप्लेन द मोमेंट कि मैंने पहले वाटर और फिर एक्सेस ऑफ वाटर क्यों लिखा है, एंड सेम केस हियर एक्सेस ऑफ आयंस। अब चीजें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में फिल्ट्रेशन बैरियर के थ्रू पास कर रही हैं, ये उन सारी चीजों के एग्जांपल्स हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारे लिए यूजफुल हो, बिकॉज व्हाट प्रोसेस आर वी डूइंग हियर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दिस इज अ वेरी अग्रेसिव फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेशन। हम चीजें कुछ चाहते थे कि ब्लड में रहे, लेकिन वो चीजें ब्लड में नहीं रह रही। हम कुछ ऐसी भी चीजें चाहते थे जो ब्लड में से निकल जाएं, ग्लोमेरुल जो बोमेन्स कैप्सूल उसमें चली जाएं, और वो चले भी जाते हैं। बट सम सब्सटेंसेज विच वी डिड नॉट वांट टू पास थ्रू, वो भी चले जाते हैं। तो फिर इनको ब्लड में वापस कैसे लाया जाए? दिस इज वेयर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कम्स इन। सो हमारे हाथ में नहीं है कि हम कौन सी चीजों को अलाउ करते हैं जाने के लिए और नहीं जाने देने के लिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बना इस तरीके से कि मेजोरिटी चीजें पास कर जाती हैं। These are the useful substances जो कि पास कर जाते हैं। These are the waste substances जो कि पास कर जाते हैं। Now, let me ask you this. Do we want हमारी बॉडी के लिए useful substances to be removed in the form of urine, or do we want the waste substances to be removed in the form of urine? The waste substances. The waste substances. So should we do anything to bring these useful substances back into the body and the blood? Yeah. And what process is that? Um, सो थिंक अभी इस वक्त थिंक ऑफ इट राइट नाउ कि ये बोमेंस कैप्सूल में, अब इनको बोमेंस कैप्सूल से वापस ब्लड में लेके आना uh, Filtration. है। फिल्ट्रेशन द प्रोसेस इज व्हेन वी गो फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल। व्हाट Oh, इज द नेम ऑफ द प्रोसेस व्हेन यू गो फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल या नेफ्रॉन का कोई भी हिस्सा बैक इनटू द ब्लड? active transport. सेलेक्टिव Oh, रीअब्जॉर्प्शन। right. तो यही दो प्रोसेसेस हैं जो हम पूरे किडनी में और नेफ्रॉन्स में देखेंगे। पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई, बहुत अग्रेसिव फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेशन हो गई, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस पास कर गए विच वाज गुड फॉर अस, कुछ चीजें हमें चाहिए थी वो भी निकल गई। तो वी वांट दीज टू कम बैक टू अस, वी वांट दीज टू कम बैक इनटू द बॉडी, इनटू द ब्लड। दिस कम्स बैक थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो इसीलिए एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के बगैर काम ही नहीं कर सकता। अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी सिर्फ एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वी विल नेवर बी एबल टू रिकवर दीज यूजफुल सब्सटेंसेस। अगर सिर्फ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, सो व्हाट आर यू रीअब्सॉर्बिंग? देयर इज नथिंग दैट हैज बीन फिल्टर्ड। तो both processes need to work together and in order. पहले ultrafiltration, फिर selective reabsorption. This is why you should now know ultrafiltration capsule में होता है, reabsorption PCT में होता है. So it's one after the other. अब मैं यहाँ पे रोक देता हूँ क्योंकि the next part of the chapter is the factors influencing ultrafiltration. I don't want to get you confused right now between ultrafiltration, फिर उसके factors भी आ जाएंगे, so not too much right now. We'll go slow and then we'll pick up the speed. So यहाँ तक कोई questions अगर हो so you can ask. No, very questions. Right, so could you give a summary of what we did today? Okay, so basically we discussed that there are three processes that are happening. First one being ultrafiltration, the second one is the selective reabsorption, and the third one is secretion. And then we discussed that where the main processes occur. Like for example, in the Bowman's capsule, we have ultrafiltration, and in the PCT, there it's the main part for selective reabsorption, and selective Mhm. reabsorption also happens in the loop of Henle, the distal convoluted tubule, and the collecting duct. And then we discussed that basically we don't want the useful substances uh, to be excreted with the in urine, and basically we want the useful products to be reabsorbed. And we discussed like that we discussed the layers of the capillary, like not the capillary but then the layers like the basement membrane, the The filtration barrier. yeah, the filtration barrier and everything. And basically we saw that red blood cells and
large plasma proteins that do not leak out of the capillary. Right, perfect. So if there are no further questions, then I believe that I'll see you on Tuesday, I believe. Yeah. All right. Okay. Okay. Allah Allah Hafiz. Hafiz.